साथियों, चर्चाएं वहां होती हैं जहां निष्कर्ष निकलने और निकालने की कोई गुंजाइश होती है। बिहार एसटीईटी को लेकर के 21 जून से लगातार ऊहापोह की स्थिति विद्यमान है और उसी दरमियान कई लोग अपने अपने मंसूबों को थोपने के लिए अपने अपने प्रकार से जो है बातें लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को इस प्रकार से उम्मीद दिलाते हैं कि ये सारी परिस्थितियां उनके माध्यम से बदल दी जाएंगी और वही जो हैं इस जग के पालनहार हैं, वही एसटीईटी के मुख्य खेवैया हैं, वह उन्हीं के भरोसे बिहार एसटीईटी और बिहार सरकार चलती है। आज इसी दरमियान 3 सवाल कल अवतरित होते हैं और उन 3 सवालों के आड़ में पूरी रामायण और महाभारत की गाथा को छिपाने का प्रयास किया जाता है। आज उन्हीं तीनों सवालों का जवाब प्रामाणिकता के साथ दिया जाएगा और उम्मीद होगा कि इस प्रमाण को आप आकर के काटेंगे, अगर काटने लायक होगा तो, और आलोचनात्मक व्याख्या जरूर करेंगे और अगर तथ्यपूर्ण बातें होंगी तो आकर के कम से कम लोगों को बरगलाना बंद कर दीजिएगा। बात से लोग सभी समझदार हैं, समझ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। वास्तविकता का विश्लेषण करना अगर इतना ही बुरा है तो ये बुराई तब तक जारी रहेगी जब तक कि बिहार एसटीईटी के सभी कैंडिडेटों की बहाली की प्रक्रिया शुरू और अंत नहीं हो जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारे बातों का विश्लेषणात्मक ढंग से, क्योंकि विश्लेषण तो भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने आता है हमें, आपने ही तमगा दिया है मुझे। हालांकि आपके सामने मैं बड़ा अदना सा एक इंसान हूँ, लेकिन चलिए आपने अगर मुझे तमगा दिया है विश्लेषक का तो मान लेते हूँ भाई आपकी बातों को काटने के मेरे पास क्षमता नहीं है। आगे हम मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। किस प्रकार से लोगों ने भ्रमाने का अभी तक काम किया है उस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ और प्रूफ करता हूँ। 3 सवाल मुझसे पूछे गए हैं और 3 सवाल कल से जो है वो बड़ा ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है मार्केट में कि भाई इन सवालों का तो जवाब अब किसी के पास होगा नहीं। ये सवाल 3 सवाल जो हैं ये केबीसी में पूछने लायक सवाल है। तीनों सवाल 5 करोड़ का सवाल है। कई लोग आजकल 5 करोड़ भी बड़ा चर्चा में है। तो 5 करोड़ का सवाल नंबर 1, क्या बीएसटीटी कराने के लिए बिहार सरकार के पास कोई नियमावली है या नहीं है, यही सवाल था। क्या एनसीटी के गाइडलाइन का पालन होता है नियमावली में या नहीं होता है। आपको नियमावली चाहिए, बीएसटीटी कंडक्ट करवाने के लिए कोई नियमावली है या नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। उस सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार समान काम समान वेतन के हेतु जो पटना हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था, पटना हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर किया गया, जिसका संख्या मैं आपको बता दूं, उसको पेपर उसके कॉपी से भी मैं आपको रूबरू करवा दूं। हो सकता है आप नहीं देखे हो भैया। 250 पेज का ये जजमेंट है और 250 पेज का जजमेंट हो सकता है कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा समय लग जाए, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए 20/2018 एसएलपी नंबर है ना, और इसका जो ऑर्डर डेट है वो 10/5/2019 का है, ठीक है। और ये है द बिहार सेकेंडरी टीचर स्ट्रगल कमेटी एंड स्टेट ऑफ बिहार मुंगेर एंड अदर्स। इसमें क्या कहा गया है, मुख्य बिंदु को पहले मैं बता दूं और उसके बाद स्पष्ट कर दूं कि भाई समान काम समान वेतन पर पटना हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के 3 सदस्यीय कमेटी थी। अब 3 सदस्यीय कमेटी कहाँ थी? 150 पेज का जजमेंट है, अगर हम बताने लगेंगे तो भाई 5 दिन लगेगा। लेकिन डायरेक्ट मुद्दे पे हम आते हैं और आपको 44 नंबर पेज पे आप आ जाइएगा। 44 नंबर पेज में आइए और आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है और मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा क्लियर होगा, एक एक पॉइंट को विश्लेषण के साथ बताऊंगा। 27 नंबर पॉइंट को देखिए, अकॉर्डिंगली एन एक्सपर्ट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ चीफ सेक्रेटरी बिहार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। द कमेटी सेट आउट द बैकग्राउंड फैक्ट एज अंडर। कमेटी को सेट किया गया, कमेटी का गठन किया गया, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के 3 सदस्यीय कमेटी का यह गठन किया गया। बाकी मैटर को मत जाइए, ये समान काम समान मैटर का, लेकिन आपके सवालों का जवाब है इसमें, इसलिए मैं इस चीज को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं।
अब 3 प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का ये सदस्य कमेटी गठित किया गया, जो समान काम समान वेतन देने हेतु जो एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर और कुछ अन्य तथ्यों के आधार पर माननीय हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त किया गया। इस कमेटी के रिपोर्ट और कुछ अन्य तथ्यों के आधार पर जो है हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त किया गया, और यह निर्णय 10/5/19 का है। और ऐसा नहीं है कि ये 2021 का निर्णय है। आपने जो कहा कि 2021 26 जून को जो लेटर जारी हुआ है, उस लेटर को देख करके ये रिपोर्ट नहीं जब सबमिट किया गया है। ये रिपोर्ट तो निर्णय ऑलरेडी 2019 का है, यानी कि ये रिपोर्ट पहले का है। और अब इस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है, आप पॉइंट 6 और 7 को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मैं पढ़ के आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। अब आप देखिए कि इसमें क्या आपने बोला, उसका जवाब आपको मिला या नहीं मिला, ये तो आप आकर के बताएंगे ही। पॉइंट 6 पे आइए, और उसमें कहा गया कि इन व्यू ऑफ प्रोविजन अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 हैज बीन मेड अ फंडामेंटल राइट, एंड इन द लाइट ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री ए कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 विच केम इनटू फोर्स। कहा जा रहा है कि आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के लोगों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा की जो बातें होती हैं वो फंडामेंटल राइट है, और उसको लेकर के फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 आया। मुख्य बातें खेला यहाँ से शुरू होती है। अब देखिए, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE हैज बीन नोटिफाइड, इसको चिन्हित किया गया एज द एकेडमिक अथॉरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कमेटी की रिपोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और आपको भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा, भागिएगा मत, सुन करके ही जाइएगा। नोटिफाइड एज द एकेडमिक अथॉरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से इसको क्या किया गया, एकेडमिक अथॉरिटी चिन्हित किया गया। एंड द NCTE हैज फिक्स्ड द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन दैट बैकग्राउंड, बिहार पंचायत प्राइमरी टीचर अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन रूल 2012। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई तो प्राइमरी की बातें हो रही हैं, रुक जाओ भाई, थोड़ा सब्र करो। यहाँ कहा जा रहा है कि NCTE जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स्ड करेगा अपॉइंटमेंट के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए, और उसके आधार पर बिहार पंचायत प्राइमरी टीचर अपॉइंटमेंट यानी कि जो नियुक्ति नियमावली और सेवा शर्त 2012 जो है उसको क्या किया गया, हैज बीन फ्रेम्ड वेयर द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट हैज बीन फिक्स्ड दैट द कैंडिडेट शुड बी क्वालिफाइड इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मिनिमम क्राइटेरिया क्या तय किया गया, हैज बीन फ्रेम्ड वेयर द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट हैज बीन फिक्स्ड that a candidate should be qualified in teacher eligibility test conducted by the central और state government, यानी कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको टेट जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो लिया जाता है उसमें आपको क्वालिफाई होना चाहिए, और इसी के आधार पर क्वालिफाई होकर के और इसी के आधार पर आपका चयन भी हुआ है, अभी हुआ है ना, इसी के आधार पर हुआ है ना। चलिए आगे की बातें करते हैं। 10 द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका दूसरा सवाल था ना कि क्या ये टेट जो है वो नेचर कॉम्पिटिटिव है या पात्रता है। भैया नेचर कॉम्पिटिटिव हो या कुछ भी हो, नेचर तो मैं खुद कई दिन से आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि भाई नेचर कॉम्पिटिटिव है लेकिन है तो पात्रता, उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं ना। आपका सवाल नंबर 2, और आप अब यकीन कर रहे हैं कि भाई ये पात्रता है, और इसमें आपका भले ही नेचर कॉम्पिटिटिव था लेकिन था पात्रता परीक्षा, था टेट एग्जामिनेशन। और टेट एग्जामिनेशन में जो आप बात करते हैं कि सीटों की, आप यहाँ देखिए कि उन सीटों पे आपका अधिकार बनता है या नहीं बनता है। ये क्या कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की गई है सुप्रीम कोर्ट में SLP में, और इसी के आधार पर SLP अलाउ होकर के जजमेंट निकल करके आया है। आप यहाँ पर देखिए, कहा गया कि 10 द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज merely an eligibility to make an application for his and her selection. In other words, no person can be appointed on the post of teacher unless he successfully passed through the requisite selection process. मतलब यह होता है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, TET जो है, यह सिर्फ एक एलिजिबिलिटी देता है आपको क्या करने के लिए, एप्लीकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो अप्लाई किया जाता है उस एप्लीकेशन हेतु ही बस ये आपको योग्यता प्रदान करता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, ये मेरा कहा हुआ नहीं है भैया, देखो बुरा मत मान जाना कोई भी, मेरा कहा हुआ नहीं है, ये कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है जिसके एक्सेप्ट करके, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी सहमत है, और इसी के आधार पर भाई हाई कोर्ट का फैसला को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है। यहाँ पर भी यह कहा गया कि इन अदर वर्ड्स नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ टीचर
अनलेस ही सक्सेसफुली पास थ्रू द रिक्विसाइड सिलेक्शन प्रोसेस। कोई भी आदमी टीचर के पोस्ट पर अपॉइंट तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि बाकी सिलेक्शन प्रोसेस से वो न गुजरे। यानी कि बाकी के सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि नियोजन इकाई से न गुजरे। ये आपका टेट जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए नहीं है, वो बस एप्लीकेशन लेने के लिए एलिजिबल आपको बनाता है। और वही चीज़ तो यहाँ बिहार सरकार भी कर रही है कि भाई आप अब अप्लाई कीजिए और उसके बाद आगे जो मेरिट बनेगा। तो यहाँ पर आपको ये बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि टीईटी का मतलब होता क्या है। और जब आप टीईटी मान ही रहे हैं कि ये टीईटी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो उसका मतलब को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये भी भाई कमेटी का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भाई विभाग ने दिया है और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत है। अब आइए, ये तो प्राइमरी की बातें हो रही थी। अब सिमिलरली 7 नंबर पॉइंट में आ जाइए। खेला यहीं पर शुरू भी हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। सिमिलरली इसी के अनुरूप, इसी के अनुसार रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ टीचर इन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल वेयर ऑल्सो प्रोमुलेटेड। यानी कि इसी के अनुसार, इसी रूल के माध्यम से सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ टीचर इन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षकों का भी जो सिलेक्शन होता है वो इसी के आधार पर ही होता है। किस आधार पर? तो ऊपर जितना खेला अभी बताएं हम, उसी के आधार पर। बात समझ में आ रहा है? और ये हमारा दिया हुआ तो नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है। तो अब आप ये मानते हैं ना कि रिपोर्ट के पॉइंट नंबर 6 और 7 से स्पष्ट है कि बीएसटीईटी ही नहीं, बिहार एसटीईटी ही नहीं, बल्कि नियुक्ति नियमावली में भी एनसीटी के मापदंड का सामान्यतः अनुपालन होता है। और उसी चीज़ को 26/6/21 के लेटर में कंडिका 3 या 4 में विभाग ने स्पष्ट किया है कि सामान्यतः जो है हम एनसीटी के रूल को फॉलो करते हैं। नोटिफिकेशन के 7 नंबर के अंक के पॉइंट से भी हम आपको समझा चुके हैं पहले भी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को 10/5/19 का ऑर्डर है, 150 पेज का ऑर्डर है, आप पढ़ लीजिएगा। हम सारी चीज़ों को पढ़ करके ही आपको बता रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। समान काम समान वेतन को लेकर के जो केस किया गया था उसमें कमेटी का क्या रिपोर्ट है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमेटी का रिपोर्ट। अब आपसे सवाल है पहला नंबर, 2 सवालों का जवाब आपका दे दिए हैं और एक सवाल, 2 पे 1 सवाल मैं आपसे करता हूं, उसके बाद तीसरा का भी जवाब दूंगा और उसके बाद भी बात करूंगा। पहला सवाल आपका है, मेरा आपसे है कि क्या इस एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट और फैक्ट फाइंडिंग को हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? अगर एक्सपर्ट कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर की है उसमें यह कह रही है कि भाई टीईटी जो है केवल आपको एलिजिबिलिटी देता है एप्लीकेशन के लिए, बाकी चीज़ों के अपॉइंटमेंट के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। और टीईटी में जो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लिए, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि भाई टीईटी के अकॉर्डिंग जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फिक्स किया गया है कि टेट क्वालिफाई होना चाहिए, और एनसीटी जो है वो फिक्स किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, और उसी के आधार पर नियुक्ति नियमावली 2012 जो कि समय समय पर संशोधित होते हुए आई है। तो क्या आप इस कमेटी के रिपोर्ट को किसी भी हिंदुस्तान के कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या, कहाँ कर सकते हैं? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट भी तो इस कमेटी के फाइंडिंग से सहमत है, तो अब आप कहां पर इसको चैलेंज कीजिएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी का ही ये मामला है। अब आप कहां चैलेंज कीजिएगा, वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आप हमको पहला सवाल आपको बताना है, जवाब आपको देना है। अब आपके आते हैं तीसरे सवालों पर। 2 सवालों का तो जवाब आपका हो गया। तीसरा सवाल था भाई साहब कि क्या बिहार एसटीईटी 2011 की वैधता उस वक्त नहीं थी जब नोटिफिकेशन आया था? क्या उस वक्त नहीं थी जब 12 मार्च का रिजल्ट आया था? क्या उस वक्त नहीं थी जो 21 जून का रिजल्ट आया था? भैया थी, लेकिन किस मायने में था, किस आधार पर उसकी वैधता को बढ़ाई गई थी, उसके पीछे का रीजन क्या था? आप खुद कहते हैं 20,095 केस का हवाला दे रहे हैं, लेकिन 20,095 केस के जजमेंट को आप नहीं पढ़े हैं। काहे नहीं पढ़े हैं? काहे कि आप पढ़ लीजिएगा तो लोगों को तक तो आप झूठ फैला नहीं पाइएगा। तो आप पहले जजमेंट को पढ़िए, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। आपको नहीं समझ में आता होगा शायद, तो हम आपको पढ़ लेते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी जजमेंट में क्या लिखा हुआ है साहब, आप यहाँ पर क्लियरली देखिए कि जजमेंट में सेकेंडरी जो डायरेक्टर थे वो खुद प्रेजेंस थे, और उन्होंने क्या कहा है इसको आप यहाँ पर देखिए। इसको तो पहले भी बताया जा चुका है कि फिजिकली प्रेजेंटेड टू असिस्ट द कोर्ट, ही एक्सप्लेन्ड दैट द एग्जामिनेशन ऑफ एसटीईटी वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2012 एंड द वैलिडिटी ऑफ द सेम वाज फॉर 7 years, द आइडिया बीइंग ग्रांटिंग 7 year। मुख्य बातों को मैं आपको बता देता हूँ जो
मैटर यह था कि 2012 में इन लोगों का एग्जामिनेशन हुआ था, 7 साल के लिए वैलिड था सर्टिफिकेट। अब 7 साल में इन लोगों को कहना था कि भाई 30 जून 2019 तक की जो नियुक्ति है, जो आपको पोस्ट है उस पर इनका अधिकार है, और इसको लेकर के हाई कोर्ट में ये लोग गए थे। अब 19 से 21 तक इनकी वैधता बढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, पहले इसको देख लीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़िएगा कि वैकेंसी अकरिंग आफ्टर June 2019 shall be considered for appointment out of the examination conducted by the BACB, that is STET 19। यानी कि इनको केवल जून 2019 तक की ही वैकेंसी पे इनका अधिकार है, उसके बाद के जो वैकेंसीज हैं वो कंसिडर कर दी जाएगी STET 2019 पे। अब ये क्यों कंसिडर की जाएगी, क्यों की जाएगी, यही आपका सवाल है। इनकी तो वैधता 21 तक थी, तो भैया 21 तक वैधता किसी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रख करके किया गया था, बढ़ाया गया था। और वैधता भले ही 21 तक बढ़ाया गया था, लेकिन वो वैधता केवल अप्लाई करने के लिए बढ़ाया गया था, सीटों पे अधिकार नहीं था इनका। अगर सीटों पे अधिकार होता तो फिर माननीय हाईकोर्ट जून 19 तक की सीटों को क्यों देता, जून 21 तक की सीटों को दे सकता था। और ये तो भाई डिक्लेरेशन सेकेंडरी एजुकेशन का ही है ना, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन का ही ना, पटना हाईकोर्ट 20,095 केस में है कि भाई जून 19 तक के ही सीटों पर जो है इनका अधिकार है, जून 19 के बाद की सीटों पर इनका अधिकार नहीं है, वो STET 19 वालों का है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हम तो बोल नहीं रहे हैं। तो अब आप बताइए इस चीज को कि सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाई गई थी 2 वर्षों तक, अब वो भी किस परिप्रेक्ष्य में बढ़ाई गई थी वो भी आपको मैं दिखा दूं। पहले भाई आपको थोड़ा सा स्पष्टता के साथ दिखाना बेहद आवश्यक इसलिए हो जाता है कि जरूरी है, और वो किस उद्देश्य से बढ़ाई गई थी वो मैं आपको दिखाता हूं। अभी यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ देखिए, ये शिक्षा विभाग का आदेश है। कब का आदेश है इसको भी देख लीजिए आप, 1084 आपको ज्ञापांक संख्या 26/6/19 का है, ठीक है, 26/6/19 का है। इसमें देखिए क्या किया गया कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन का सम्यक अवसर 2 वर्षों तक प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए संबंधित अभ्यर्थी किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं थे। अब क्यों नहीं हो सका वो भी जान लीजिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता प्रभावी था, जिसके कारण नियोजन प्रारंभ नहीं हो सका, और इसके लिए अभ्यर्थी जिम्मेवार नहीं थे। इसलिए इनके लाभों, इनके हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इनकी वैधता को 2 वर्षों के लिए बढ़ाया था, ताकि ये अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सके। अपने जो 7 वर्षों के कार्यकाल में जो जितनी वैकेंसीज थी उनके पे इनका जो हक था उस पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सके, ना कि 2021 तक के सीटों पे इनका अधिकार हो जाए। बात समझ रहे हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं? इनकी वैधता बढ़ी जरूर थी जनाब, इनकी वैधता थी, लेकिन अप्लाई करने के लिए थी, सीटों पर अधिकार नहीं था। अगर सीटों पर अधिकार होता तो डायरेक्टर सेकेंडरी ने जून 19 के बाद की सीटों को STET 19 के लिए कंसिडर किया है। ये माननीय हाईकोर्ट में उनका डिक्लेरेशन है। क्या कहिएगा आप इसके बारे में, बताइए। समझ रहे होंगे आपके सवालों का जवाब। 2011 कब एलिजिबल था, कब नहीं था, क्यों हुआ? हाँ, उसके बाद क्या हुआ, 9 जून को जब NCTE का लेटर आता है तो NCTE के लेटर के अनुसार तो भाई अब तो उनकी वैधता को बढ़ाना होगा, तो उनकी वैधता को भी लाइफ टाइम किया गया। तब वो जाकर के 7th फेज की सीटों के लिए एलिजिबल हो गए अप्लाई करने के लिए। उसके पहले एलिजिबल नहीं थे, उसके पहले 7th फेज में कोई 2011 नहीं आने वाला था। NCTE ने ला करके 2011 को जो भी एलिजिबल करवा दिया। बात समझिए आप, अभी भी समझ रहे हैं? उसके पहले वो एलिजिबल नहीं थे। उसके बाद जब NCTE का जब लेटर आता है तो वो कहीं ना कहीं वो प्रभावी हो जाता है 2011 वालों को भी वैधता बढ़ाने के लिए, और उसी आधार पर उनको 7th फेज में मौका मिलता है। अदरवाइज 7th फेज में मौका की बात तो आप खुद करते थे कि भाई उनको मौका नहीं मिलेगा, इन सीटों पर हमारा अधिकार है। फिर आप किस आधार पर कहते थे कि इन सीटों पे हमारा अधिकार है, 2011 का नहीं है? आज आप कहते हैं कि भाई 2011 वाले उस समय भी एलिजिबल थे। मैंने मानते हैं कि 2011 वाले 2019 की सीटों पे एलिजिबल थे, आप मानते हैं? क्या कॉन्ट्राडिक्शन का बात करते हैं जनाब आप। आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन जवाब देना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि लोगों के मन में किसी प्रकार का भ्रम जाल ना रहे। इसलिए अब आप पूछते हैं कि क्या जो मैं पूछता हूं कि क्या एक्सपर्ट कमेटी जो है उनका जो रिपोर्ट 10/5/19 का जो ऑर्डर डेट है, डेट को भी परिभाषित तो कर दिया गया है, तो इस आधार पर क्या उन सीटों पे आपका अधिकार बनता है? सवाल है ना। कई चीज़ों को मैंने स्पष्ट किया। अब आपका एक और सवाल होता है कि 50%, 45%, 55%, 60% पे क्या सामंजस्य होगा?
है ना सवाल आपका। तो भैया यह बताइए कि उसमें आपको यहाँ 50, 45, 55, 60 की बातें नहीं की गई हैं। 26 जून को लेटर को जाकर के आप देखिएगा और लेटर को देखने के बाद आप बताइएगा कि भाई वहाँ पर यह कहा गया है कि उत्तीर्णता को उत्तीर्णता के साथ सामंजस्य, उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तीर्ण अभ्यर्थी के साथ बराबर किया गया है। बात समझ रहे हैं? 2011 के उत्तीर्ण यानी क्वालिफाई अभ्यर्थी और 2019 के क्वालिफाई अभ्यर्थियों को बराबर किया गया है। आप परसेंटेज को क्यों देखना चाहते हैं? क्या 50% वाला क्वालिफाई नहीं है? अगर आप बोलिए नहीं है तो 55% वाला क्वालिफाई को आप क्वालिफाई मानिएगा, 50% जो क्वालिफाई कर गया उसको आप क्वालिफाई नहीं मान रहे हैं। तो क्वालिफाई को क्वालिफाई के साथ सामंजस्य किया गया है। आप बाहर कर दीजिए किसी क्वालिफाई को, तब ना होगा अलग। तो यहाँ पर 50% और 55% कह के लोगों को भड़वाने की आवश्यकता नहीं है। क्वालिफाई है कि नहीं ये बताइए। और क्वालिफाई को क्वालिफाई के साथ सामंजस्य बैठा करके 26 जून का लेटर को एनसीटी के आधार पर उनके निर्णयों को आधार बना करके उनके गाइडलाइन को फॉलो करके जो है वो निकाला गया है कि 2011 के साथ 2019 के भी सभी अभ्यर्थियों का कंक्लूडेड यू सारे की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर की जाती है और 7वें फेज में उनको मौका दिया जाएगा। अब एक और बात, तीनों सवालों का आपका जवाब मिल गया। अब एक मेरा अंतिम सवाल का जवाब आप देके जाइएगा कि नोटिफिकेशन का बड़ा टर्म्स कंडीशन का आपको ध्यान है भाई, कि नोटिफिकेशन के टर्म्स कंडीशन को आप मतलब चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कोई नहीं बदल सकता है, विज्ञापन का पालन होना चाहिए। आप मुझे यह बात बताइए कि क्या एनसीटीई के, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार 1 से 8 में जो 1 से 8 ही की मैं बात कर रहा हूँ, एसटीटी की छोड़ दीजिए, आपको एसटीटी में बड़ा प्रॉब्लम होता है एनसीटीई को फॉलो करवाने के लिए, है ना, जो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट तक प्रूव कर दिया है कि ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में उसको पालन किया जाता है। तो आपको अभी भी पता नहीं प्रॉब्लम होगा, जवाब मिला नहीं मिला भगवान जाने, लेकिन आप 1 से 8 की ही बात कीजिए ना। एनसीटी के गाइडलाइन के बाद 1 से 8 में जो 7 वर्ष से बढ़ा करके अब लाइफ टाइम कर दिया गया है, तो क्या इससे इस विज्ञापन में तो 7 वर्ष का हवाला दिया गया था ना, तो क्या अब उस विज्ञापन का उल्लंघन होगा या नहीं होगा? इतना जरूर बताइएगा। उस पे उसको आप विज्ञापन का उल्लंघन मानते हैं या नहीं मानते हैं? 1 से 8 में अगर 7 वर्ष से बढ़ा करके लाइफ टाइम किया गया तो मानते हैं? और अगर मानते हैं तो क्या आप इसको लेकर के न्यायालय में परिवाद दायर करेंगे? और क्या वो जो आप परिवाद दायर करेंगे तो क्या वो कोर्ट में मेंटेनेबल होगा? ये जवाब आप दीजिएगा। और अगर विज्ञापन का उल्लंघन नहीं हो रहा है तो कैसे नहीं हो रहा है, इसको आप बताइए। मेरे मुख्य 2 सवाल। पहला सवाल आप पुनः सुन लीजिएगा कि क्या एक्सपर्ट कमेटी का जो रिपोर्ट ऑफ फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर आप हिंदुस्तान के किसी कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है, जो मैंने आपको दिखाया ऊपर फैक्ट फाइंडिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कमेटी के फाइंडिंग से सहमत है। दूसरा सवाल, नोटिफिकेशन के टर्म्स कंडीशन की आप बात करते हैं तो एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार 1 से 8 की ही मैं अगर बात करूं तो जो 7 वर्ष से वैधता को बढ़ा करके लाइफ टाइम किया गया है, तो क्या आप इसे विज्ञापन का उल्लंघन मानते हैं या नहीं मानते हैं? और क्या आप इसको लेकर के न्यायालय में परिवाद दायर करेंगे, इसको चैलेंज करेंगे कि विज्ञापन का उल्लंघन हो रहा है, और क्या वो मेंटेनेबल होगा? और यदि विज्ञापन का उल्लंघन नहीं हो रहा है तो कैसे नहीं हो रहा है? उम्मीद होगा कि सामने आकर के आप भी सीना ठोक के इसका जवाब दीजिएगा, और नहीं तो आप कम से कम बड़गलाना बंद कर दीजिएगा लोगों को। उम्मीद होगा कि आपके तीनों सवालों का जो है मैंने प्रामाणिकता के साथ जवाब देने का जवाब जो है वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके अलावे भी 3 के बजाय अगर 3 लाख भी सवाल आपके हों तो आप पूछ सकते हैं, मैं बताने को तैयार हूँ। धन्यवाद।